हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो हैं वो पॉलिटी का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, एचपी सब इंस्पेक्टर का। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है निम्नलिखित में से सरकार के किस प्रारूप का लक्षण है? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है ये लक्षण होता है आपका संघीय व्यवस्था का। फेडरल जो सिस्टम होता है वहाँ ये मोस्टली देखने को मिलती है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि बहुत सारे लोगों ने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लगाया था, पर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इसके लिए सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मान लो कि इंडिया के अंदर जो है जैसे हिमाचल के अंदर, हिमाचल एक देश होता तो सोचो कि हिमाचल के अंदर क्या होता कि एक पार्लियामेंट होती। अब इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं है तो दो सदन बनाने की ज़रूरत भी नहीं है ना। बहुत सारे राज्य बनाए, संघ बनेंगे, इसके राज्य होंगे जिससे इसको संघ का फॉर्म जो आकार दिया जा सके। तो क्या होता है कि जैसे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी क्या होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, संसद वहाँ बैठती है, बट क्या कि वहाँ पे दो सदन ना होकर के एक सदन होता है। सेम इंडिया जो हिमाचल में क्या है कि विधानसभा भी भारत के अंदर दो विधान परिषद और विधानसभा दो टाइप की होती है। तो 7 राज्यों के अंदर ये व्यवस्था थी। अब जो है 6 में है। तो भारत के अंदर जो अगर ऐसी व्यवस्था है तो हिमाचल के अंदर भी ऐसी होनी चाहिए, पर हमारे यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है तो इसलिए हम लोगों ने इसको नहीं रखा है। हमारे पास एक ही है विधानसभा। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते थे, और अमेरिका के कंटेक्स्ट के अंदर इसको हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे फेडरल सिस्टम है। इंडिया के अंदर जो है कैसी फेडरल है तो मतलब बहुत सारे राज्यों का समूह है। अब उन राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए जो है, प्रिजर्वेंस के लिए हम लोगों ने इस व्यवस्था को जो है कंटिन्यू रखा है। नाउ हम लोग जो है 42 क्वेश्चन की बात करते हैं। कुदेशीय प्रस्ताव संवैधानिक सभा के अंदर किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर 43 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लिखित नहीं है? तो ये इंग्लिश नहीं है। बाकी संस्कृत, सिंधी, नेपाली, इन सबको मिलाकर 22 भाषाएं जो है वो हमारी अनुसूची 7 के अंदर जो है 8 के अंदर जो है वो उल्लिखित है। अभी जो है अनुसूची को अपने ढंग से पढ़ना, क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि दूसरा क्वेश्चन भी अनुसूची से आया है। संघ सूची में कितने विषय है? तो ये 97 विषय हैं। अब 97 विषय हैं तो आपको पता होना चाहिए कि संघ सूची कौन सी उसमें आती है। तो ये 7th जो शेड्यूल है आपका, इसके अंदर ही जो है 3 विषय दिए गए हैं, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और जो है संघ सूची। ठीक है, तो ये 3 जो है सूचियों का वर्णन जो है उसके अंदर किया गया है। आपको इसका आइडिया रहना चाहिए। और इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं तो ये है आपके 45 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर क्या पूछा गया है कि भारत निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? तो राज्य का तत्व जो है डियर फ्रेंड्स ये आर्मी नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है आर्मी, जैसे स्वीडन जो है उसकी अपनी आर्मी नहीं है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बट वहाँ पे लैंड, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट चाहिए, तभी जो है हम लोग इसको चला सकते हैं। ठीक है, नए भारत में नए राज्य का गठन संसद के साधारण बहुमत के द्वारा हो सकता है। उसके लिए कोई जो स्पेशल मेजोरिटी की बात नहीं होती। जैसे तेलंगाना का गठन हुआ था तो उसमें आपने देखा होगा। तो निजता का अधिकार, तेलंगाना क्या अभी नया बना है, कौन सा जो जम्मू कश्मीर था पहले राज्य था, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाए। बहुत साधारण बहुमत से इस विधायक को पारित करके जो है वो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज कर दिया था। नाउ हम लोग ये देखते हैं कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है? तो राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 के अंदर है, राइट टू लाइफ जो है वो भी आर्टिकल 21 के, राइट टू डेथ जो है वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके अलावा 14, 18 के अंदर उपाधियों का अंत है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ इसके अंदर है। और जो है विभिन्न मामलों में जो है संरक्षण की गारंटी देता हमारा 20 वाला ये, जब कोई गिरफ्तार होता। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन रोक लगा सकता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर ओनली संसद रोक लगा सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और फिर पूछा गया कि संपत्ति का अधिकार है एक, तो ये एक जो है वो लीगल राइट है, आर्टिकल 300
के अंदर, ठीक है। तो पहले ये फंडामेंटल राइट था, इसकी भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, ओके। और अब जो है हम लोग ये देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन 2 बार रहा, तो आपको बताया राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार रहे थे। तो भारत के महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है, तो ये है उसको भारत के क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी विधिक न्यायालय के अंदर वो सुनवाई जो है वो कर सकता है। इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि जैसे कि इसके लिए पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोगों ने व्यवस्था करी है। आर्टिकल 76 के अंतर्गत इसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है हमारे पास। और ये सरकार का जो है एक विधि जो है अधिकारी होता है, ये क्या करता है कि कोर्ट के अंदर सरकार का पक्ष रखता है। दूसरा, ये सरकार का प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं होता है, और ये सरकार के लिए जो है सरकार का प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं होता है, या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय होता है, सरकारी एम्प्लॉय हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति करता है, और किसी भी न्यायालय के अंदर अगर वो 5 साल तक जो है वो जज रहा है, या फिर हाई कोर्ट के अंदर या 10 सालों तक जो है किसी भी हाई कोर्ट का 5 साल तक जज रहा है, या फिर जो है अगर जो है 10 साल तक जो है एडवोकेट रहा, अगर एडवोकेट रहा है, तब भी जो है हाई कोर्ट के अंदर, तब भी जो है ये एलिजिबल होता है क्या करने के लिए, हाई कोर्ट का न्यायाधीश क्या बोलते हैं, महान्यायवादी बनने के लिए, भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए। दूसरा जो है इसका जो कार्यकाल रहता है वो राष्ट्रपति जब तक इससे खुश है तब तक रहता है, राष्ट्रपति जब चाहे इससे त्यागपत्र ले सकता है। चौथा जो है ये क्या कर सकता है कि किसी भी मतलब प्रैक्टिस कर सकता है, किसी के लिए राय दे सकता है, वकीलों का सलाह देना होता है तो सलाह दे सकता है, किसी का केस लड़ सकता है, बशर्ते कि वो केस जो है वो सरकार के खिलाफ ना हो करके किसी प्राइवेट उसके साथ हो, ओके। तो नाउ हम लोग जो है आगे देखते हैं कि क्या व्यवस्था होती है। इसके अलावे जो है हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, जो ये आर्टिकल ये 76 के अंदर ये है, तो सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर जो है 165 के अंतर्गत एडवोकेट जनरल की बात करी गई है, जो स्टेट लेवल की जो सरकार होती है उसका जो है वो रखता है, पक्ष रखता है, ओके। तो अब आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो भारत में जो है राज्य का कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, इसके अंदर आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो है कैबिनेट सचिव दिया गया है। तो आप मुझे बताएंगे कि भारत के अंदर जो है कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। कार्यकारी प्रमुख होता है आपका राष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा विघटित करने में कौन सक्षम होता है, तो डियर फ्रेंड्स, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। इसके जो है कुछ सदस्य जो है हर 2 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं, बट इसको जो है हम लोग कभी भी जो है वो विघटित नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत रहेगा। हाँ, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ओके। तो अब 54 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा की प्रथम निम्नलिखित में कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, तो 54 के अंतर्गत ये पूछा गया है, प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। तो मीरा कुमार जी जो थी वो ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी। और फिर अब आया है, और विद्या स्टोक्स सीमांचल की थी, समझ गए, याद रखना। भारतीय संसद में वित्त बजट जो है सामान्यतः कौन प्रस्तुत करता है, 55 का, तो ये है वित्त मंत्री करता है। तो गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। तो आपको और स्टेट्स की भी याद करनी, जैसे हिमाचल के अंदर लोकसभा की सीटों की संख्या जो है वो 4 है, और जो है राज्यसभा सीटों की संख्या हिमाचल में 3 है। तो ये 4 और 3 7 बन गई है ना।
तो पर याद रखना है आपको, 4 है लोकसभा की, 3 है राज्यसभा की। हिमाचल के विषय में बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको और स्टेट्स की भी जानकारी रखनी है, यूपी, बिहार, स्पेशली जहाँ पे करंटली इलेक्शन जो है हुए हैं, लोकसभा नहीं सॉरी विधानसभा और विधान परिषद वगैरह, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ हो या फिर कहीं पे शफल हुआ हो, लाइक जैसे महाराष्ट्र के अंदर दिक्कत हो गई थी, उस तरीके की कोई व्यवस्था होती तो वहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी होता ना। हम लोग जो है किस राज्य में कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी? आपको पता है राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे बनी है कि नहीं। तमिलनाडु के अंदर जयललिता बनी है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो मायावती बनी है। तो आपको ये तो नहीं हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है शायद नहीं बनी होगी। तो इकलौता ऑप्शन हमारे पास महाराष्ट्र ही बचता है, क्योंकि 3 का तो हमने अपने गिन लिया। तो 58 का क्वेश्चन जो है 58 क्वेश्चन जो है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान के द्वारा जो है वो स्थापित किया गया है, क्योंकि संविधान के अंदर इसका जो है वो वर्णन किया गया है। भारत में तृणमूल लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात हो रही है यहाँ पे, तृणमूल कांग्रेस मत समझ लेना आप। तो ये पंचायती राज जो है ये व्यवस्था मतलब जो है सुनिश्चित करता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी को। कि जो पंचायती राज से हमेशा क्वेश्चन बनता है, और आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, पंचायती राज के लिए कौन कौन सी समितियां बनी हैं। जैसे हनुमंता राव समिति बनी थी 1983 के अंदर, फिर GV के राव समिति बनी थी 1985 के अंदर, LM सिंघवी समिति बनी थी 1986 के अंदर, ठीक है। तो PK थुंगर समिति बनी थी 1989 के अंदर, हरलाल सिंह जो है खर्रा समिति बनी थी 1990 के अंदर, है कि नहीं। JR राजगोपाल समिति बनी थी, इसके अलावा AV मिश्रा समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। तो ये सारी समितियां जो है, VR राव समिति बनी थी। तो ये सारी समितियां जो है वो आपको पता होनी चाहिए, और इनका ईयर भी कभी पूछ लेते हैं इनकी जो क्रोनोलॉजी लगाने के लिए, और क्या क्या प्रोविजंस इन सजेस्ट किए थे, क्या क्या रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पंचायती राज से क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। सो हम लोग जो है वो अब नेक्स्ट देखते हैं कि आर्टिकल कितनी बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। तो राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित हो चुका है टोटल? तो 3 बार हो चुका है। 3 बार कैसे हुआ है? आपको पता है कि 1962 के अंदर भारत के ऊपर अटैक हुआ, फिर 1971 में भारत जो है 1962 के अंदर, तो ये कंटिन्यू चला 65 तक का लगभग, है कि नहीं। जो ये वाला था, फिर 1971 के अंदर अटैक हुआ, भारत ने अटैक किया, तो 65 वाला मतलब पाकिस्तान के खिलाफ वाला। फिर 1971 में अटैक हुआ, तो 1971 के अंदर हमने अटैक किया था, तो तभी आपातकाल लगा था, युद्ध हुआ था। फिर 75 के अंदर जो है वो इंदिरा गांधी जी एक बार फिर से आपातकाल लगाती हैं। तो इस तरीके से ये व्यवस्था जो है वो 3 बार हम लोग गिन के रख सकते हैं, 3 बार हुआ हो। ओके, अब जो है किसी और लगता कौन से उसके थ्रू है, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 352 के अंतर्गत लगता है, ठीक है। तो अब कोई आर्टिकल्स की जानकारी जो है वो बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कहलाता है। अब हमारे साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हुए हैं। तो साइंस के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कहलाता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन कहलाता है। ऊष्मा की SI इकाई क्या है? तो ऊष्मा की जो SI इकाई है वो जूल है। फिर जो है एक स्ट्रिंग के कंपन होते हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर जो कंपन होते हैं तो वाइब्रेशंस, वो उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स, जो अनुप्रस्थ
टेलीफोन के डायफ्राम बने होते हैं, थोड़ा सा जुकाम हो गया था थी, तो टेलीफोन के डायफ्राम होते हैं। तो आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। सॉरी। टेलीफोन के डायफ्राम बने होते हैं, तो टेलीफोन के जो डायफ्राम बने होते हैं ये मृदु लोह के बने होते हैं, सॉफ्ट आयरन के बने होते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा जो है उत्सर्जित जो विकिरण का प्रकार है वो है 65। तो इसका जो है हाइड्रोजन आंसर होगा 65 का 66 का। क्या पूछा गया है? रेडियो सक्रिय तत्वों का विकिरण प्रकार होता है, ये सभी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। और अंतरातारकीय पदार्थ मुख्यतः निम्न में से किसका बना होता है? तो ये बना होता है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन का। भारत में रॉकेट प्रक्षेपण के लिए स्थल श्रीहरिकोटा किस राज्य के अंदर? श्रीहरिकोटा आप सबको पता आंध्र प्रदेश के अंदर है, 67 का है कि नहीं। अब जो है आपको इसके अलावा जो है 67 क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि दिन के प्रकाश में तेल या साबुन की रंगीन फिल्म दिखती है, जिसका कारण है 68 क्वेश्चन का आंसर जो है, जिसका कारण जो है ये इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण रहता है। फिर 69 का है वर्षा और कोहरे के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग के लिए ड्राइवर को प्रयोग करना चाहिए अतिरिक्त, तो ये है पीला प्रकाश। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड आइसक का उदाहरण है? तो 70 का जो है ये वो ऑक्साइड रहेगा। हाइड्रोजन जलती है, हाइड्रोजन जो है जलती है नीली ज्वाला के साथ, है ना, तो ये इसका ब्लू जो है फ्लेम के साथ ये जलती है। 72 क्वेश्चन का आंसर है कार्बनिक यौगिकों में हमेशा होता है कार्बन। और प्रकाशिक यंत्रों हेतु लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए जो है किस कांच का प्रयोग होता है? 73 क्वेश्चन का आंसर है टेढ़ा कांच। और श्वसन का दोहरा प्रकार इसमें पाया जाता है, श्वसन का जो दोहरा प्रकार है वो घोंघा के अंदर, स्नेल के अंदर पाया जाता है, घोंघा के अंदर। और कंगारू अधिकांशतः पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की व तस्मानिया के अंदर, जो है कंगारू मुख्यतः में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 76 क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जो है वसा में विलेयशील विटामिन होता है। जैसे 2 टाइप की विटामिन रहते हैं, कुछ जो हैं वो विलेयशील होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ वसा में और कुछ पानी में विलेयशील होते हैं, कुछ इस तरह की व्यवस्था रहती है, तो आपको इनका डिफ्रेंशिएशन पढ़ना। और HPPSC जो है वो HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जो है, इसका फेवरेट टॉपिक है ये विटामिन वाला भी। तो और किसी रोग का नाम पूछ लिया, बीमारी का नाम, उस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो और रिपीट भी होते हैं। तो वसा में जो है विलेयशील है आपका डी, जो विटामिन डी होता है ये वसा में विलेयशील है। और फिर पूछा है कि RBC जो है रेड ब्लड सेल्स का भंडार गृह होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो के अंदर ये रहता है। फिर जो है 78 का जो है क्वेश्चन है, 78 क्वेश्चन जो है इसका जो है कि पीयूष ग्रंथि जो है डैश के आधार पर स्थित होती है, तो ये पीयूष ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क के उसमें होती है, आधार में स्थित होती है। निम्न में से निम्नलिखित रोगों में कौन सा विषाणुक रोग है? तो जो विषाणुक रोग है 79 का ये है जापानी एनसीफेलाइटिस जो है ये रहता है। ओके, 80 क्वेश्चन का है पुरुषों में लिंग गुणसूत्र किसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं? तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र जो वो XY होते हैं।
और उत्पादन बढ़ने पर स्थिर लागत जो है, अब इकोनॉमी शुरू हो गई, उत्पादन बढ़ने पर जो है उत्पादन बढ़ने पर अस्थिर लागत ये कम रहेगी। ओके। और वहीं पर जो 82 क्वेश्चन है कि वे स्थिति जब बड़ी संख्या में फर्में समान वस्तु का उत्पादन करती है तो कहलाती है, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता कहलाती है। पूर्ण परफेक्ट कंपटीशन होता है जब बड़ी संख्या में फर्में समान वस्तु का उत्पादन करती है। तो 83 क्वेश्चन है कि भारत में पूंजी गहन उद्योग का उदाहरण है। तो ये है आपका डियर फ्रेंड्स की स्टील इंडस्ट्री इसका आंसर रहेगा। फिर जो है 83 क्वेश्चन जो है 84 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है इंडियन इकोनॉमी इज एन, तो ये है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया इकोनॉमी जो है वो कैसी है, तो वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके। फिर अब 85 क्वेश्चन का आंसर है वे वस्तुएं जिसका लोग कीमतें बढ़ने पर अधिक उपयोग करते हैं कहलाती हैं। ये गिवन गुड्स होती हैं। और मुद्रास्फीति और कीमत वृद्धि की अवधि में मुद्रा की आपूर्ति, तो इसमें पूछा गया पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी जो है वो उसका क्या स्टेटस रहेगा, चेंज होगी, बढ़ेगी, कम होगी, तो वो बढ़ेगी। फिर जो है प्रथम आय समिति जो है किस वर्ष गठित की गई थी, तो 49 के अंदर जो है 1949 के अंदर इसका गठन किया गया था। रेमेडी फाइनेंस उपचार वित्त किया जाता है, रेमेडी फाइनेंस इज डन बाय, तो 88 का जो है ये आरबीआई है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के प्रतीक पर है, तो ये बाघ जो है वो आरबीआई के प्रतीक चिन्ह के रूप में हमें देखने को मिलता है। कौन सा विकास व्यय है, तो ये है आपका कौन सा विकास व्यय है, तो ये है इरिगेशन एक्सपेंडिचर जो है वो विकास व्यय है। इस 91 क्वेश्चन जो है वो भारत में सबसे बड़ा कर प्रदाय क्षेत्र कौन सा है, तो वो औद्योगिक क्षेत्र है। विदेशी देशों में वस्तुओं को उनके घरेलू विक्रय मूल्य से कम कीमत पर बेचने का व्यवहार कहलाता है, तो ये है डंपिंग, जैसे चाइना हमारे देश में करता है ना। तो उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, उत्पाद शुल्क जो है वो लगाया जाता है आपका 92 क्वेश्चन का जो आंसर है वो डंपिंग रहेगा। 93 का जो आंसर है, 93 में पूछा गया हमसे कि उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, तो उत्पाद शुल्क जो है वो वस्तुओं के विक्रय सेल ऑफ गुड्स पर लगाया जाता है, वस्तुओं के विक्रय पर लगाया जाता है। इसके अलावा जो है 94 जो किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना विकास घोषित हुआ था, पिछली बार पूछा कि योजना विकास का टाइम क्या है, इस बार पूछा है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित हुआ था, तो ये थर्ड पंचवर्षीय योजना के बाद योजना विकास घोषित हुआ था। निफ्टी किससे संबंधित है, तो आप सबको पता है एनएससी सूचकांक है ये। भारत के बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि IRDA है। इसके अलावा जो है विशेष आहरण स्पेशल SDR जो है वो करेंसी होती है एक प्रकार की, तो विशेष आहरण जो है अधिकार ये IMF की करेंसी है। भारतीय विदेशी, इसको SDR भी बोलते हैं शॉर्टकट में, है ना। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान स्थित है, तो ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है आपका भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान स्थित है।
तो इसके अलावे जो है सेलर कंपास जो है 99 क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने देना है। तो एक सेकेंड, 99 क्वेश्चन है हमारे पास कि नाविक, जिस तरीके से नाविक और कंपास का रिलेशन बताया गया है। और अब आपको एक और जो है इसका ढूंढना है, तो ये है आपका डॉक्टर स्टेथोस्कोप का जो जोड़ा है, बनाया गया है। वैसे 100 क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन के अंदर कौन सा अन्य से भिन्न है, तो ये आपको जो है बैठ करके करना पड़ेंगे सॉल्व, क्योंकि ये रीजनिंग का पार्ट है। वैसे 101 का जो आंसर है कि किसी निश्चित कूट भाषा में गिव को VIEG और ओवर को EVRO लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में डिस्क को क्या लिखा जाएगा। तो 101 का जो आंसर है वो SIKD लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सिखाऊंगा किस तरीके से करनी है। फिलहाल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 102 है, तो 102 का आंसर जो है वो रहेगा 191। और 103 का जो आंसर है वो ये श्रेणी वाला क्वेश्चन होता है, तो इसका D रहेगा। 104 का जो आंसर है वो रहेगा आपका 23। शनिवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिन के एक माह में यदि प्रत्येक दूसरे रविवार और सभी रविवार, शनिवार और सभी रविवार को अवकाश रहता है, तो उस माह में कितने कार्यकारी दिवस होंगे। तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है 23। फिर जो है ये एक आपको दिया गया है इक्वेशन, इसको आपने सॉल्व करना है, तो इसका 24 आंसर रहेगा। अब जो है 2019 के अंदर जो है विश्व अस्थमा दिवस की जो है थीम थी वो क्या थी, स्टॉप फॉर अस्थमा। तो आपको जो है इससे ये सीखना, करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू होते हैं तो किस तरीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है उस समय पूछे गए थे, कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनाए गए थे, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको रहती है तो फिर आप इस बार जो है उनके लिए वैसे वाले पढ़ सकते हैं आप, है कि नहीं। तो अब जो है 107 के अंदर पूछा गया है कि INS रणजीत जो है, INS रणजीत जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में से सेवानिवृत्त किया गया है, निम्नलिखित में किस देश द्वारा निर्मित था, तो ये था आपका USSR के द्वारा निर्मित था। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गेम चेंजर निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो गेम चेंजर जो वो आत्मकथा थी शाहिद अफरीदी की। तो अभी जिन क्रिकेटर्स की मौत हुई है, जिन क्रिकेटर्स ने कोई नई बुक लिखी है, जिन क्रिकेटर्स ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनको नया प्राइज़ मिला है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। 2019 के अंदर जो है G7 सम्मेलन की वर्तमान पीठ कौन सा देश है, तो 2007 का ये पूछा है, एक सेकेंड, 2019 का पूछा है G7 का। ठीक है, 2019 के अंदर G7 का तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो है तो फ्रांस था, नहीं पता होगा चल पड़ेगा। बट अभी जो है 2021 और 22 के अंदर कहाँ कहाँ जो है इसका आयोजित हुआ, जैसे इस बार इजिप्ट के अंदर हुआ था G7 का, फिर G20 का इंडोनेशिया के अंदर हुआ था, तो ये जानकारी आपको जो है वो होनी चाहिए। फिर ब्रिटेन के अंदर भी हुआ था पिछली बार, है ना। तो आपको साल 2 साल के अंदर जो जितने आयोजन हुए हैं, जैसे 2023 के अंदर भी G20 की मेजबानी इंडिया करने जा रहा है, तो ये आपको जानकारी रहनी चाहिए। 110 के अंदर जो है वो पूछा गया है कि किस भारतीय खिलाड़ी को महिलाओं की 100 मीटर जो है 10 मीटर जो है एयर राइफल इवेंट में विश्व में जो है नंबर 1 स्थिति हासिल की है, तो ये की थी आपकी अपूर्वी चंदेला ने। तो अभी जो है ऐसा कोई रिकॉर्ड बना तो वो भी आपके ध्यान में होना चाहिए। आपको पढ़ना पड़ेंगे आपके कॉमनवेल्थ गेम में जो मेडल जीतते हैं, ओलंपिक में जो मेडल जीतते हैं, है ना। फिर राष्ट्रीय खेल हुए हैं अभी हरियाणा के अंदर, तो इस तरीके के जो इवेंट होते हैं ये इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि से जुड़ा है, 101 का जो ये क्वेश्चन आंसर है, तो ये बोलिविया में है ना।
तो अभी जो है क्योंकि ये भारत से सीधे जुड़ा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो आपको जो है वो अभी करेंटली अगर कोई एंट्री हुई है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। किस भारतीय व्यक्ति को हाल ही में यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से जो है वो सम्मानित किया गया है? 112 का जो आंसर है वो है शाहरुख खान। ओके, तो इसके अलावा जो है आपको 113 के अंदर पूछा गया है कि किस विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में ये डेविड मालपास चुने गए थे उस समय। और वो इसके अलावा जो है 114 है, किस देश की अंतरिक्ष संस्था ने हाल ही में ज्वालामुख बनाने के लिए क्षुद्र ग्रह रयुगु पर जो है सफलतापूर्वक विस्फोट कराए? तो ये जो है ये करवाने वाले उस समय थे आपके उस समय जो थे आपके ये जापान ने करवाए थे क्या? हाँ, जापान ने करवाए थे, जापान ने करवाए थे। और 15 जो है भारतीय जापान ने ही करवाए थे। किस भारतीय सशस्त्र सेना ने हाल ही में संयुक्त अनुसंधान के लिए CSIR के साथ गठबंधन किया है? तो CSIR के साथ गठबंधन किया भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने जो है ये गठबंधन किया है। फिर है 116 का जो है इसाक हाइक जो विश्व के सबसे अधिक उम्र के वाले खिलाड़ी बने किस देश के हैं? इजराइल के थे। फिर RBI ने हाल ही में तरलता बढ़ाने के लिए LCR मानक संशोधित किए। तो LCR का तात्पर्य है 117 का जो ये आंसर रहेगा लिक्विडिटी कवरेज रेशो। 118 का जो आंसर है ये है IDBI बैंक। और निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में NRI के लिए जो है कागज रहित खाता खोलने की सुविधा शुरू की थी? तो यह IDBI बैंक ने की थी। फिर 2019 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो ये इंडेक्स अभी वाला इम्पोर्टेंट है, उस समय तो 140 था। तो 120 का जो आंसर है कि अमर पॉल जिनका हाल ही में निधन हुआ किस भाषा के पौराणिक लोक गायक थे? तो ये 120 का आंसर है बंगाली। और 121 का हिमाचल शुरू होता है यहाँ से। तो हम लोग कल जो है वो हिमाचल डिस्कस करेंगे और हिंदी और इंग्लिश डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो है हम अपनी आज की जर्नी यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं और आपको नोट करने कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो अभी ज्वलंत इश्यूज़ हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको एक जो है पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है और कंटिन्यूटी रखनी है स्टडी के अंदर, तभी जो है आपका एग्ज़ाम हो पाएगा, अदरवाइज मुश्किल है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।